जय हिंद। स्वागत है आप लोग का एम्बिशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम आशीष है और आज हम एक नया वीडियो आपके बीच में लाए हैं। क्या है इस नए वीडियो में, आइए देखते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहें। कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आज हम आपके बीच में लाए हैं। टॉपिक जो हम लाए हैं, आप जैसा कि जानते हैं कि ये हमने कहा था, ये चैप्टर हमारा चल रहा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड फ्लक्स। इसका थ्योरेटिकल पार्ट हम ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं, यानी जो हमारा पिछला वीडियो आया वो लास्ट वीडियो था। आज हम क्या करेंगे, आज हम कुछ कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स डिस्कस करना चाहते हैं, लेकिन केवल और केवल किसके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के। बाकी अभी अगली वीडियोस में आपको कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिगार्डेड, इक्वी पोटेंशियल सरफेस के रिगार्डेड और जो जो टॉपिक इसमें हमने पढ़े हैं सबके रिगार्डेड अपना कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हम आपके बीच में लाते रहेंगे। इसके बाद न्यूमेरिकल्स की सीरीज भी आएगी। सो बेसिकली कंसेप्चुअल क्वेश्चंस तभी क्लियर होते हैं जब हमारा कंसेप्ट क्लियर होता है, और कंसेप्ट तभी क्लियर होता है जब हमने चैप्टर की थ्योरेटिकल पार्ट को बहुत ध्यान से पढ़ा होता है। तो अगर आपने वो टॉपिक पढ़े होंगे तो डेफिनेटली आपको आज का वीडियो बहुत मज़ेदार लगने वाला है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और बताइएगा कमेंट करके कि आपको ये कंसेप्चुअल वाला जो एक हमने नया इनिशिएटिव शुरू किया है ये आपको कैसा लगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आइए, मेरे पास कुछ क्वेश्चंस की लिस्ट है। ठीक है, कोशिश कर रहा हूं मैं कि ज़्यादातर क्वेश्चंस वही पिक करूं जो बोर्ड में ऑलरेडी आ चुके हैं। अभी मैं आपके सामने जो क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूं ये CBSE 2002 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। सवाल कुछ इस तरीके से है कि एक्सप्रेस द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट ऑफ SI। एक्सप्रेस द units of electric potential in terms of base units of SI। सवाल यही है ना, express the units of electric potential in terms of base units of SI। सवाल 2002 में CBSE में आया। अब प्रॉब्लम यह है कि यहां पर दो चीजों की जानकारी बहुत जरूरी है कि यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होती है, ठीक है, और इसको बेस यूनिट ऑफ SI में करने की क्या मतलब है। देखिए, अगर आप बेस यूनिट ऑफ SI सिस्टम के बारे में जानकारी रखते हैं तो इसका मतलब आपने 11th क्लास में डायमेंशन चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। अगर आप नहीं जानते हैं तो शायद डायमेंशंस आपको कमजोर कर रहा होगा। 11th क्लास की अगर बात हो तो सर जख्म जो लगे हैं ना दिल पे 11th क्लास में। तो चलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की पहले तो यूनिट निकाल लेते हैं। भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट निकाली जाए। भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? ये होता है सर वर्कडन। वर्कडन किसके ऊपर? यूनिट चार्ज के ऊपर। क्यों सर? हमें तो ये फॉर्मूला याद नहीं है, हमें तो सर ये याद है, ये वाला लिखाओ तो मजा आए। शॉर्टकट सर, V = W/Q0 लिख दिया। अब इसकी यूनिट क्या होगी? भाई वर्क है तो जूल, और नीचे अपॉन में चार्ज है तो कुलम। बाद में आपने इसी को बाद में वोल्ट नाम दे दिया था, तो आपने कहा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट सर क्या हो गई? वोल्ट हो गई। अब आप वोल्ट लो या कुछ भी लो, यही इसकी यूनिट है। उसने कहा है कि जो नॉर्मल इसकी यूनिट होती है ना, जैसे कि आपने कहा कि सर ये जूल पर कुलम होती है या वोल्ट होती है, इसको कह रहा है कि बेस यूनिट्स ऑफ SI में कन्वर्ट करो। खेल रहा है क्वेश्चन भैया। क्या करें सर बेस यूनिट? दरअसल मैं आपको बताना चाहूंगा कि दरअसल क्वेश्चन ने इनडायरेक्टली आपसे इसकी डायमेंशंस का इस्तेमाल करने के लिए कह दिया है। बेस यूनिट्स ऑफ SI में जाने के लिए आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डायमेंशंस के बारे में जरूर पता होना चाहिए कि इसकी डायमेंशन क्या होती है। अब इसकी डायमेंशन के बारे में आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, है ना, निकाल भी सकते हैं। हमने पुरानी वीडियोस में आप जाके देखेंगे तो निकाला हुआ है। और अगर आप चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ml² T⁻³ A⁻1। तो आ जाइए ml² T⁻³ A⁻1, ये हो जाएगी हमारे लिए डायमेंशन। और अब मालूम है आपको, ये जो आप डायमेंशन देख रहे हैं ना, आपको 11th क्लास में ये बहुत अच्छे से बताया गया होगा कि जो डायमेंशन लिखी जाती है वो बेसिक यूनिट्स ऑफ SI में लिखी जाती है या बेसिक यूनिट्स में लिखी जाती है। क्या होते हैं बेसिक यूनिट्स? आइए जरा इस बात पे जिक्र कर ही लेते हैं। बेसिक क्वांटिटीज कुछ कुछ होती हैं, जैसे कि लेंथ हो गई, मास हो गई, टाइम हो गई, है ना, टेम्परेचर हो गया आपके लिए,
टेम्परेचर के अलावा और क्या हो गया भाई, एल हो गया, है ना, एम हो गया, टी हो गया, के हो गया, करंट ले लीजिए आप, है ना, करंट के लिए एम्पियर यूज करते हैं। तो ये 5 जो आप सिंबल देख रहे हैं, आप कोई भी डायमेंशन उठा लीजिए, पूरे फिजिक्स में कोई डायमेंशन उठा लीजिए, इन्हीं 5 सिंबल से मिलके वो डायमेंशन बना होगा, कोई छठा सिंबल यूज ही नहीं करते हैं। तो ये होते हैं बेसिक यूनिट्स। अब आप देख सकते हैं यहाँ बेसिक यूनिट से एम आया मतलब कि मास का जिक्र हो गया, एल का मतलब हो गया कि लेंथ की बात हो गई, टी का मतलब एक टाइम की बात हो गई, और ए आ गया तो इसका मतलब ये हो गया कि ए का मतलब हो गया करंट की भी इसमें चर्चा हो गई, यानी कि करंट का मतलब लगा लीजिए कि आप यहाँ पर वही जो Q अपॉन टी, चार्ज अपॉन टाइम वाला डिस्कशन इसमें हो गया। तो इस हिसाब से अगर हम अब इसकी यूनिट बनाना चाहें, भाई देखिए बेस यूनिट जो बनेगी, ध्यान रखेंगे वो डायमेंशन से ही बनती है, यहां से आप नहीं कर सकते। नॉर्मली ये कंफ्यूज करता है, यहां लिखा है यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो हमें लगता है कि फटाफट इसकी यूनिट लिख देंगे और यूनिट में बदलाव करना शुरू कर देंगे। भाई जूल पर कुलम है तो सर जूल को हम ले आएंगे, चेंज करेंगे। भाई जूल को किस में चेंज करोगे, तो ऑलरेडी ऐसा ही है, पर उसने बेस यूनिट लिखा है। देखिए ना यहाँ पे ये ऐसा ही लिखा है, तो ये भी तो ऐसा ही है, ये भी तो ऐसा ही है, उसने बेस यूनिट लिखा है। बेस यूनिट का मतलब है कि डायमेंशंस के पास जाओ। अब देखिए डायमेंशन किस तरीके से हेल्प करेंगे। एम is a symbol of mass, L is used for length, T is used for time और A is used for current। ये लीजिए। अब भाई आप जानते ही हो मास किस में नापा जाता है, केजी में, लेंथ किस में नापते हैं हम लोग, इसमें मीटर में, टाइम किस में नापते हैं, सेकंड में, और करंट किस में नापते हैं, एम्पियर में ही नापते हैं। तो ये लीजिए बेस यूनिट बनाते हैं, यहां से आ जाइए, बेस यूनिट, ठीक है, ऑफ एसआई फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बनेगा, मास किस में नापता है, केजी में, इनटू लेंथ किस में नापता है, मीटर में, तो यहां देखिए लेंथ का स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर कर देंगे इसको आप, ठीक है। टाइम किस में नापता है, सेकंड में, तो यहां सेकंड टू द पावर -3 ले लेंगे आप, और करंट तो चूंकि एम्पियर में ही नापता है तो आप एम्पियर टू द पावर -1 ले लेंगे। लीजिए अब आपको लग रहा होगा सर एम्पियर तो सर I = Q/T होता है, तो सर Q जो है ना उसके लिए सर आप Q चार्ज है तो उसके लिए कुलम और अपॉन सेकंड क्यों नहीं किया। कुलम आप देख सकते हैं, कुलम इज नॉट अ बेस यूनिट, देख सकते हैं आप यहाँ पर। आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि सर आप बता रहे हैं ये करंट है, तो सर I = Q/T होता है सर इसके बदले सेकंड ले लीजिए, बेस यूनिट है। लेकिन भैया जो ऊपर चार्ज देख रहे हो ना आप देख सकते हैं यही है बेस यूनिट्स, इसी को इस्तेमाल करना है। तो ये रहा क्या, बेस यूनिट ऑफ एसआई, किसकी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बेस यूनिट्स की फॉर्म में कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। तो कभी कभी कंसेप्चुअल क्वेश्चन चूंकि है तो हो सकता है, आप देखिए टर्म 1 के एग्जाम कैसे होने वाले हैं, टोटल एमसीक्यू बेस्ड होने वाले हैं। तो क्या पता उनमें से एक एमसीक्यू ये हो जाए कि व्हाट इज द बेस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन बेस यूनिट्स। 4 ऑप्शन, तो तुम तो ये ढूंढते रह जाओगे, मामला यहां बन जाएगा। ये रहा एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और इसी तरीके के बहुत बेहतरीन इस पूरे वीडियो में आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं, गारंटी है आपको ये बहुत बढ़िया वीडियो लगने वाला है। तो जरा देख लीजिए इस क्वेश्चन को एक बार बढ़िया से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज का हम सेकंड क्वेश्चन अभी कोई बोर्ड एग्जाम में नहीं आया है, ऐसा मेरे बुक में तो नहीं है जो मेरे पास जिससे करा रहा हूं मैं, बट क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, मैं इसलिए इंपॉर्टेंट समझ करके आपके बीच में लाया हूं। सवाल कुछ इस तरीके से है कि मेरे पास जो यहाँ पर लिस्ट में देख पा रहा हूँ क्वेश्चंस की, इन्होंने कहा है कि एक मेटल स्फेयर है ए। आइए दिखाते हैं आपको। ये एक मेटेलिक स्फेयर है ए जिसका रेडियस इन्होंने स्मॉल a ले रखा है, ठीक है। मैं यहाँ पे अपना आंसर क्वेश्चन देके लिख रहा हूँ। अ मेटल स्फेयर ए ऑफ रेडियस स्मॉल a इज चार्ज टू अ पोटेंशियल v। इसका पोटेंशियल दे रखा है, पोटेंशियल ऑफ a, ये v दे रखा है कि इसको हमने v पोटेंशियल तक चार्ज कर रखा है। क्लियर हो गया। अब क्या बोला इन्होंने कहा कि व्हाट विल बी इट्स पोटेंशियल, इसी का पोटेंशियल पूछा है। इफ इट इज इनक्लोज्ड बाय अ स्फेरिकल कंडक्टिंग सेल। चलिए दूसरा केस देखिए। नाउ दिस स्फेयर इज इनक्लोज्ड, ये इसके अंदर इनक्लोज हो गया, ये वाला, यही वाला जिसका रेडियस a है, नाम a है, उस पर पोटेंशियल कितना है, v है। तो इसके अंदर इसको इनक्लोज कर दिया गया। अच्छा, इज इनक्लोज्ड बाय अ स्फेरिकल कंडक्टिंग सेल b ऑफ रेडियस, इसका रेडियस भी दे रखा है हमको, इन्होंने कहा कि इसका रेडियस स्मॉल b। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
बी एंड द टू आर कनेक्टेड बाय अ वायर। अच्छा, तो देखो मेन बात तो यहां समझाई इन्होंने, ये जो दोनों स्फेयर हैं इनको एक वायर से कनेक्ट कर दिया है। देखो वायर से कनेक्ट करने का मतलब तभी बनता है जब ये भी कंडक्टिंग हो। तो इन्होंने यहां साफ साफ लिखा है स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल। बी के बारे में साफ साफ क्वेश्चन में लिखा है कि ये जो स्फेरिकल स्फेयर लिया है ये कैसा है, इट इज अ कंडक्टिंग शेल। क्या कहते हो, ठीक है। तो ये एक स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल इन्होंने यहां पर लिया है। अब इन्होंने पूछा है कि भाई अगर इसके पोटेंशियल, अगर हम इसको उठा के इसके अंदर रखें तो इसके पोटेंशियल में कोई बदलाव आएगा कि नहीं। भाई बदलाव आएगा कि नहीं आएगा ये तो तब पता लगेगा ना हमें इसका इनिशियल पोटेंशियल मालूम हो, फिर इसका पोटेंशियल यहां निकालेंगे, तब देखेंगे दोनों में फर्क आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि नहीं। आइए तो पहले हम इसका पोटेंशियल निकालते हैं। यहां पर नॉर्मली हम पहले पोटेंशियल ऑफ ए निकालते हैं। निकालने की जरूरत क्या है, दे तो रखा कि उसका पोटेंशियल वी है, लेकिन ऐसा करते हैं ना, अब इस पे चार्ज कितना है ये तो मालूम नहीं है, और आपको पता है कि यहाँ पे जब हम पोटेंशियल निकालेंगे तो चार्ज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो चार्ज तो निकालें यहाँ से, एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर होता है फॉर्मूला। यहाँ रेडियस ए है तो ए आ जाएगा। यहाँ से देखिए क्यू का वैल्यू, मेन काम मेरा निकालना था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए इंटू वी। ये जो क्यू का वैल्यू आप देख रहे हैं ना, ये मेरे को आगे काम आएगा। क्यों निकाला मैंने वहां से भी, क्योंकि जब तुमने इसको मेटल से जोड़ा, मेटेलिक वायर से जोड़ा, तो ट्रांसफर कौन हुआ, चार्ज, और आपको चार्ज पता ही नहीं था कितना है, तो निकालना पड़ेगा ना भाई, निकाल तो दिया वहां पे क्यू का वैल्यू। अब ये इस पे जो चार्ज था ये मेटेलिक वायर के थ्रू होता हुआ इस स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल में चला जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि जब इस पे भी आपने चार्ज दे दिया तो जाहिर सी बात है कि इसमें भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल आ जाएगा। तो अब हम क्या निकालें, हम पोटेंशियल ऑफ बी निकालना चाहते हैं कि व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ बी। ठीक है भाई, जब ए को इसके अंदर इनक्लोज कर दिया तो क्या करेंगे, हम पोटेंशियल ऑफ बी निकालना चाहेंगे। क्यों, क्योंकि ए का जो चार्ज है ना पूरा का पूरा वो वायर के थ्रू ट्रांसफर होता हुआ बी पे चला जाएगा। ठीक है, तो पोटेंशियल ऑफ बी निकाल लेते हैं। आइए, पोटेंशियल ऑफ बी क्यों निकालें, क्योंकि अब पोटेंशियल निकालना इसलिए पड़ेगा क्योंकि बी पे चार्ज आ गया। क्या आ गया, बी पे चार्ज आ गया। क्या नाम दे दें पोटेंशियल ऑफ बी को, लेट दैट बी वी डैश। भाई वी नहीं दे सकते ना, वी तो इसके पास था, तो उसको वी डैश ले लेते हैं। क्या फॉर्मूला लगाएंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भाई क्यू बाई, यहां पर देखिए वैसे आर होता है ना, लेकिन यहां पे तो बी है तो बी ले लेते हैं। अब पोटेंशियल विदाउट चार्ज तो मजा नहीं आएगा, तो सर चार्ज का वैल्यू क्या है, ये देखिए निकाल रखा है हमने यहाँ पर। मैंने कहा ना कि यही चार्ज पूरा का पूरा ट्रांसफर हो जाएगा ना इसके ऊपर, और ये चार्ज है कितना, इतना है। आइए वहां पुट कर लेते हैं। तो ये लीजिए वी बी कितना आ रहा है, वी डैश माना है इसको हमने, वी डैश इज इक्वल टू क्या ले लें इसको हम लोग, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू के बदले आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, इनटू में ले लीजिए वी, अपॉन में ले लीजिए बी। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट गया, तो यह आ जाएगा वी इंटू ए अपॉन बी। शुद्ध हिंदी में लिखें ठीक से, तो पोटेंशियल ऑफ बी, इसको बी ले लो यार, छोड़ो डैश छोड़ दो, बी ले लो इसको, क्यों इसको नाराज करना, बेचारा खुद कंफ्यूज हो जाएगा कि ये पोटेंशियल किसका, मेरा है किसी और का। आप कुछ देख रहे हैं क्या, अचानक से ये पता लग रहा है कि बी पे जो पोटेंशियल है ना, जो बी पर पोटेंशियल है ना, वो जब ये स्फीयर बाहर रखा हुआ था, जब ये स्फीयर बाहर रखा हुआ था तब के पोटेंशियल का ए बाई बी है, ए बाई बी टाइम्स है। भाई समझिए, वी किसका पोटेंशियल है, इस स्फीयर का। कब, जब वो बाहर रखा हुआ था, क्या पोटेंशियल था, इतना। क्लियर हो गया। लेकिन जब हम वायर के थ्रू इसको चार्ज को ट्रांसफर कर रहे थे तो पोटेंशियल बी पे कितना आया, इतना आ गया। अब जाहिर सी बात है कि भाई जब उसका रेडियस बढ़ा है तो पोटेंशियल तो घटेगा ना मेरे भाई, इसका जब रेडियस बढ़ा है तो पोटेंशियल तो घटेगा ना, कि उतना ही रहेगा, घटेगा, घट गया ना, कितना घट गया, पुराने वाले का ए बाई बी टाइम्स हो गया। ठीक, अब अगर ये अलग पोटेंशियल पर, ये अलग, ऐसा हो सकता है क्या कि ये अलग पोटेंशियल पर रहे, ये अलग पोटेंशियल पर रहे, ऐसा हो सकता है क्या। मतलब कहने की बात समझिए, मतलब आप अमीर हैं और आपके पेरेंट्स गरीब हैं, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं, नॉर्मल कंडीशन में तो नहीं होता। कोई बच्चा बेवफा निकल जाए तो अलग बात है। तो भाई जब इसका पोटेंशियल इतना है तो अंदर वाले पर भी सिमिलर पोटेंशियल होगा, सेम पोटेंशियल होगा। सो पोटेंशियल एट ए व्हेन इनक्लोज्ड बाय बी इज वी ए इज इक्वल टू वी बी हो जाएगा, क्योंकि भाई दोनों सेम पोटेंशियल पर ही तो होंगे। कितना होगा ये,
ए बाई बी इंटू वी। ठीक है, तो वी ए की वैल्यू आ गई, पोटेंशियल ऑफ ए कितना आ गया, ये लीजिए। यहां से एक बात ध्यान रखिएगा, जो आपका वी ए होगा, अब ये देखो, ये तो हमने यहां पर वी कहा था लेकिन हम अंदर वाले को वी ए मान रहे हैं, तो जो वी ए होगा पोटेंशियल वी ए दैट इज लेस देन वी। लीजिए, कहानी बदल गई। कहानी बदलने का कारण समझे आप? भाई आपने जब इसको बड़े से स्फीयर में कर दिया, रेडियस बढ़ा दिया, पोटेंशियल के फॉर्मूले के पास जाएं तो रेडियस जो होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जब रेडियस बढ़ेगा तो पोटेंशियल घटेगा। अब बाहर वाला स्फीयर इतने पोटेंशियल पर है और अंदर वाला अलग पोटेंशियल पे कैसे हो सकता है, जबकि चार्ज आपने दोनों पे सेम रखा था? तो फिर इसलिए जब स्फीयर के अंदर रखेंगे तो पोटेंशियल घट जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, ये आपको लग रहा होगा कि अभी सर क्या इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर मैं एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछूं ना 100% आप पता क्या बोलेंगे, सर इसका पोटेंशियल तो सेम ही होगा, चार्ज सेम है सर तो सेम ही होगा। भाई साहब ऐसा नहीं होगा, वो बी पे ट्रांसफर हो रहा है, फिर वो पोटेंशियल जनरेट कर रहा है, उस पोटेंशियल के अंदर इसको रखा है, दोनों का पोटेंशियल बराबर होगा। क्योंकि इसका पोटेंशियल घट गया तो ऑटोमेटिकली ए का भी घट गया होगा। ठीक है भाई, मजा अगर आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और चैनल पे अपने दोस्तों से अपने आप भी सब्सक्राइब करो भैया। ठीक है, चलें आगे बढ़े। चलिए आते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, हाँ, खाली ऐसा ना हो ना कि आप आए, अपना देखा और निकल लिए। वो नीचे देखो लाल रंग का एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, उसको बस करना ये है कि उसको एक बार हाथ से टच करके उसे काला कर देना है, बस इतना सा काम आपको करना है। चलें अगले सवाल की तरफ चलें। एक छोटा सा ग्राफ का सवाल है और पूछा है, इसमें कुछ चीज़ें पूछी हैं इन्होंने, तो ये पूरा क्वेश्चन हम यहाँ लिख लेते हैं। सवाल कुछ इस तरीके से है कि एक इन्होंने ग्राफ बना रखा है और इन्होंने एक लाइन ऐसे ऊपर की तरफ ले गए हैं, एक इस तरीके से नीचे लेकर के आए हैं, फिर ये फिर ये। भाई देखो, जैसा बुक में सवाल दिया है मैं वैसा करा दे रहा हूँ, लेकिन कंसेप्ट मैं बताऊंगा। सवाल मैं बुक से लूंगा, कंसेप्ट मैं अपना बताऊंगा। क्लियर हो गया? चले, अच्छा कुछ और भी कहा है क्या? हाँ, इन्होंने कहा है कि ये Q1 है और इन्होंने कहा है कि ये Q2 है। ठीक है, अच्छा, और क्या बोल रहे हैं भाई साहब? यहां पर लिखते हैं ये V1 और क्या कहते हैं भाई साहब? ये कहते हैं कि ये V2 है। मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप किसी को भी V1 V2 ले लो, अपने को क्या है। बस मुझे इतना पता है कि जब हम V और R के बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये V होता है और यहां पर R होता है। ये ग्राफ गिवन है, मैं बता दूं आपको बेटा, ये ग्राफ हमें ऑलरेडी गिवन है। ये Y है, ये Y डैश है, ये X है, ये सब कुछ पहले से दे रखा है। तो अब ये पूछा है इन्होंने कि ये जो ग्राफ दिखा रहा है ये V और 1/r के बीच का ग्राफ दिखा रहा है। दो चार्ज है इसमें Q1 Q2। साइन ऑफ Q1 Q2 पूछा है। व्हाट इज द नेचर? साइन का मतलब नेचर। व्हाट इज द नेचर ऑफ Q1 एंड Q2? साइन का मतलब नेचर पूछा है। अच्छा, और विच ऑफ द टू चार्जेस हैज हायर मैग्नीट्यूड? और क्या बात है भाई, जब नेचर पता लग जाएगा तो कौन हायर मैग्नीट्यूड का है पता लग जाएगा, नहीं लग जाएगा? लग जाएगा। विच ऑफ द टू हैज हायर मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड, बस। तो लीजिए ग्राफ ये रहा, सवाल आपके सामने लिखे हुए हैं। तो भाई देखिए, पहले सबसे काम है ये तय करना कि भाई इनका नेचर कैसा है, इनका नेचर कैसा है। ये तय करने के लिए आप पोटेंशियल के फार्मूले के पास जाओ ना। आइए, V का फार्मूला क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। कैपिटल Q ले लेता हूं इस बार क्योंकि यहां पर कैपिटल Q है। अच्छा, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, ये R क्या दिखाता है? डिस्टेंस दिखाता है। क्या डिस्टेंस कभी निगेटिव हो सकता है? नहीं ना। अच्छा, यानी V का देखिए, अब बात समझिएगा, ये लाइन देखिए पॉजिटिव एक्सिस में है, ये पॉजिटिव Y है, पॉजिटिव X है, तो ये पॉजिटिव V तो होगा V। भाई ये जो आपको चार्ज दिखाई दे रहा है यहाँ पर, भाई ये जब आप ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो V बढ़ेगा ना, और V बढ़ेगा मतलब कि V पॉजिटिव की तरफ जा रहा है ना। V पॉजिटिव, V का पॉजिटिव होना किस पे निर्भर करेगा? डिस्टेंस पे तो नहीं कर सकता, क्योंकि डिस्टेंस तो निगेटिव पॉजिटिव होता नहीं है, ये तो कांस्टेंट होगा, तो Q पे डिपेंड करेगा। अगर हम देखें इस ग्राफ को तो ग्राफ कॉन्स्टेंटली ऊपर जा रहा है, यानी जैसे जैसे हम देखें डिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं पोटेंशियल भी इंक्रीज करेगा। तो पोटेंशियल इंक्रीज करने का मतलब पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, और V अगर पॉजिटिव है दैट मीन्स Q कैसा है? पॉजिटिव। ठीक है, तो फ्रॉम द ग्राफ
सिंपल भाषा में बताएं, फ्रॉम द ग्राफ वी कैन से Q1 is positive and Q2 is negative। बस भाई आप देखिए ना, यहां पर देखिए पोटेंशियल नेगेटिव हो गया, देखिए ना, ये y डैश नेगेटिव होता है, V2 नीचे ले रहे हो आप, तो इसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा उसे V2 कहा, ठीक है। और V2 कैसा है, यहां लिख लेता हूं, देखिए एज V1 इज पॉजिटिव सो Q1 इज पॉजिटिव, सिंपल सी बात है। अब नीचे देखो, नीचे वाला ग्राफ देखो जरा, ये देखो ये नीचे की तरफ जा रहा है पोटेंशियल, तो पोटेंशियल नेगेटिव है, तो लिख दीजिए एज V2 इज नेगेटिव सो Q2 इज नेगेटिव। भाई नेचर तो मिल गया, मैंने अभी आपको बताया, इस फॉर्मूले को फिर से देख लीजिए। V का नेगेटिव पॉजिटिव होना इसके चार्ज पर डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे नहीं, क्योंकि डिस्टेंस तो पॉजिटिव ही होता है, नेगेटिव नहीं होता। ये कांस्टेंट है, नेगेटिव पॉजिटिव हो नहीं सकती, तो केवल नेगेटिव पॉजिटिव यही तो हो सकता है, इसी के हिसाब से बदलता रहेगा, ये पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव तो ये नेगेटिव। ये देखिए अपर हाफ क्या दिखा रहा है ग्राफ का कि भाई V पॉजिटिव है, देखिए ना, ये देखिए पॉजिटिव, ये Y ऊपर पॉजिटिव होता है तो V1 पॉजिटिव है, इसका मतलब उसका चार्ज पॉजिटिव है। V2 नेगेटिव है, इसका मतलब उसका चार्ज भी नेगेटिव है। तो लीजिए, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर था, बहुत ही छोटा सा आंसर था, लेकिन अभी इन्होंने पूछा है कि विच हैज हायर मैग्नीट्यूड, कौन ज्यादा बड़ा है। अब आप देख सकते हैं यहां से, अगर आप थोड़ा ध्यान दें, ये जो ग्राफ है ये थोड़ा सा डिस्टेंस की तरफ ज्यादा डिक्लाइन है, ये बना ही ऐसे है, ये मेरे बनाया गलत नहीं है। देखिए आप देख सकते हैं यहां पर ये जो स्लोप आप देख रहे होंगे थीटा, है ना, ये जो स्लोप है इसको देखिए और इसको देखिए, तो जाहिर सी बात मालूम चलेगी कि ये जो एंगल थोड़ा बड़ा है, यानी इसमें आप देख सकते हैं कि आपका चार्ज वाला जो लाइन है वो थोड़ा सा डिस्टेंस की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड है। इसका मतलब है कि डिस्टेंस ज्यादा तेजी से वेरी कर रहा है। बात को समझिएगा, बहुत बढ़िया चीज है। फर्स्ट पार्ट तो क्लियर हो गया होगा, आइए सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। यहां कर देता हूं सेकंड पार्ट, छोटा सा है, ग्राफ देख करके कंसेप्ट समझने वाला ग्राफ है। ये थोड़ा सा ऐसे होता ना, अगर देखिए ये थोड़ा सा ऐसे होता तो दोनों सेम होते, लेकिन आपको थोड़ा सा ग्राफ अगर ध्यान से देखो तो साफ साफ दिख रहा है ये वाला ज्यादा इंक्लाइंड है डिस्टेंस की तरफ, यानी डिस्टेंस ज्यादा तेजी से वेरी कर रहा है, पोटेंशियल में उस हिसाब से वेरिएशन नहीं हो रहा है। क्लियर हो गया? अच्छा, अभी क्या हो रहा है, जब डिस्टेंस ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है तो पोटेंशियल घटेगा, भाई इनवर्स प्रोपोर्शन में है, तो Q कैसा हो जाएगा, इसका मतलब Q छोटा है, तो इसका मतलब क्या है, Q1 इज स्मॉलर। किससे स्मॉलर, भाई तुलना करोगे ना। अच्छा इसको देखो तो Q2 का ग्राफ जो है वो ज्यादा इंक्लाइंड है किसकी तरफ, पोटेंशियल ग्राफ की तरफ। ये पोटेंशियल ग्राफ की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड हो रहा है, इसका मतलब ये है कि पोटेंशियल ज्यादा तेजी से वेरी कर रहा है। मोर पोटेंशियल मींस ग्रेटर चार्ज, लेस पोटेंशियल मींस स्मॉलर चार्ज। अब देख सकते हैं यहां से Q1 छोटा है, Q2 बड़ा है, क्योंकि ग्राफ की लाइन देखिए ना आप, ये वाला जो है ना लेस पोटेंशियल दिखा रहा है क्योंकि ज्यादा इंक्लाइंड डिस्टेंस की तरफ है, ये मोर पोटेंशियल दिखा रहा है क्योंकि ज्यादा इंक्लाइंड पोटेंशियल की तरफ है। सो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि Q1 इज स्मॉलर देन Q2। तो यहां पूछा है कि किसका हायर मैग्नीट्यूड है, सो लिख सकते हैं Q2 इज एट हायर मैग्नीट्यूड। बताइए क्या समझ में आया आपको? फिर से रिपीट कर दूं, पूरा वीडियो आप दोबारा से पीछे जाके देख लेना, रिपीट हो जाएगा, मैं बार बार क्या रिपीट करूं। ठीक है, चलें बढ़े आगे, देखो देख लीजिए इसको पूरे को। ठीक है, तो ये पूछ सकते हैं ग्राफ देकर के आपसे एग्जाम में कि विच ऑफ दीज टू चार्जेस हैज हायर मैग्नीट्यूड। भाई आप लाइन देखिएगा, अगर आपको लगता है कि ये ज्यादा इंक्लाइंड है तो ये बड़ा होगा, वो ज्यादा उस तरफ इंक्लाइंड हो गया तो फिर वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, चले आगे, चलो। तो भैया जी टर्म 1 के हिसाब से तैयारी शुरू कर दीजिए, कॉपी निकालिए, बढ़िया से नोट्स बनाइए और टर्म 1 का एग्जाम बेहतरीन देकर के आइए एकदम। ठीक है, आप लोग का बैच ना, ये जो 2021-2022 वाला जो बैच है, ये एक्सपेरिमेंटल बैच कहा जा रहा है कि भाई इस पे एक्सपेरिमेंट दुनिया भर के हो रहे हैं। अगला सवाल देखिए, सवाल ये बहुत ही इजी है लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए काफी है। एक ये आपको स्क्वायर दिया गया है, इसी के बगल अगले सवाल में इन्होंने बिल्कुल इसी साइज का एक और स्क्वायर दिया है। इसमें यहां प्लस क्यू है, यहां माइनस क्यू है, यहां प्लस क्यू है, यहां माइनस क्यू है। बोला है कि इस तरीके के चेंजेस के बाद, जो आपको दो डायग्राम यहां दिखाई दे रहे हैं, ठीक है,
कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है सेंटर पर यहां पर हम सेंटर ही तो देख रहे थे, इसका नाम दे दो B, इसका नाम दे दो A। तो पोटेंशियल एट A और पोटेंशियल एट B, भाई दोनों ही सेंटर पे हैं, क्या फर्क होगा? कुछ चेंज आएगा वैल्यू में कि नहीं आएगा? क्या करते हैं आप, क्या लगता है आपको, क्या लग रहा होगा आपको? आपको लग रहा होगा सर जो कि चार्जेस की पोजीशन अलग अलग है तो मामला बदल सकता है। ध्यान रखना, हम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्जेस की पोजीशन बदल देने से फोर्स की डायरेक्शन बदल जाती है और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी बदल जाती है। वहां पर चार्जेस की पोजीशन में बदलाव आ सकता है। पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है? अरे भाई स्केलर है। टोटल पोटेंशियल निकालने के लिए क्या करोगे? एल्जेब्रिक सम करोगे। एल्जेब्रिक सम में क्या डायरेक्शन मैटर करती है? नहीं करती है। तो चाहे ये यहाँ रखो वो वहां रखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। सो टोटल पोटेंशियल ऑफ ए निकालने के लिए क्या करेंगे आप? Q1, Q2, Q3, Q4, Q1, Q2, Q3, Q4। आप पोटेंशियल बाई ए निकालेंगे 1, इसकी वजह से यहाँ कितना पोटेंशियल है, प्लस फिर इसकी वजह से इतना पोटेंशियल कितना है, फिर वो निकालेंगे, फिर इसका पोटेंशियल वहां निकालेंगे। इसका क्या नाम दे देंगे आप? मैं अभी यहाँ पर एक चीज बताना भूल गया हूँ कि ये चार्जेस आपस में Q1, Q2, Q3 नहीं है, ये इक्वल चार्जेस है। मैंने नेमिंग के लिए खाली Q1, Q2 लिख दिया है यहाँ पर ताकि पहचान जाए आप, ठीक है। ये आइडेंटिफिकेशन के लिए लिखा है मैंने यहाँ पर, ये मत समझना अलग अलग है, चारों इक्वल है, ठीक। और इसकी वजह से कितना होगा? ये होगा V4। लेकिन ध्यान दीजिए ये Q नेगेटिव है तो ये पोटेंशियल भी कैसा होगा? नेगेटिव। ये नेगेटिव है तो ये भी कैसा होगा? नेगेटिव। अब आप क्या बता रहे हैं? आप बता रहे हैं कि चारों के चारों चार्जेस इक्वल हैं तो चारों पोटेंशियल भी इक्वल होंगे, सब कट जाएंगे। तो पोटेंशियल ए पर कितना आ गया? भाई ये तो 0 आ गया। ध्यान रखना ये दोनों चारों चार्जेस इक्वल हैं और इधर भी इक्वल हैं, ये मुझे क्वेश्चन में इन्होंने कहा है। हाँ, अगर चार्जेस अलग अलग होंगे तो भी तरीका यही रहेगा, एल्जेब्रिक सम ही करना रहेगा। बस वो देख लेना आप कौन छोटा है कौन बड़ा है, उसमें से प्लस माइनस होता रहेगा। अच्छा, यहां पर क्या है? पोटेंशियल एट बी निकालना है। भाई पोजीशन बदल गई, देखो यहाँ पे दोनों प्लस ऊपर दोनों माइनस नीचे। यहाँ पर देखो आमने सामने क्या हो गया, देखो डायगनली हमने प्लस रखा और डायगनली हमने नेगेटिव रख दिया। इसकी वजह से क्या पोटेंशियल होगा? प्लस वी। इसकी वजह से भाई नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव पोटेंशियल होगा, इसकी वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल, इसकी वजह से नेगेटिव पोटेंशियल। हटाओ ना फिर, चलो। तो ये क्वेश्चन इसलिए करा दिया मैंने ताकि आप ये समझ जाएं कि चार्ज की पोजीशन से पोटेंशियल प्रभावित नहीं होता, चार्ज के मैग्नीट्यूड से बदलता है। चार्ज यहां रख दें, थोड़ा उठा के इस कॉर्नर को उस पे कर दें, उसको इस पे कर दें, इससे पोटेंशियल पे फर्क नहीं पड़ने वाला। समझ रहे हैं आप? तो ये इस क्वेश्चन में कंसेप्ट ये निकल करके आया। भाई कंसेप्चुअल क्वेश्चन है तो कंसेप्ट कुछ तो निकल तो रहा है कि भैया चार्जेस की पोजीशन को साइमल्टेनियसली बदल देने से पोटेंशियल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तरीका निकालने का वैसा ही रहेगा। देख लें एक बार इसको, फिर चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल भी बहुत बढ़िया है, ठीक है। चलिए देखें, अगला सवाल जो है ये बोर्ड एग्जाम का है, ठीक है। भाई देखिए, बोर्ड एग्जाम वाले क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा इसलिए प्रायोरिटी देनी चाहिए कि हो सकता है कभी रिपीट हो जाए। सवाल 2000 CBSE 9 में पूछा गया। इन्होंने CBSE ने 2009 में ये कष्ट किया था पूछने का। क्या क्वेश्चन था? छोटा सा क्वेश्चन है तो मेंशन कर लेते हैं। इन्होंने कहा व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या कहानी हो सकती है, बता सकते हैं इसका आंसर? भाई किसी इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से उसके इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। सर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो निकालना आता है, पोटेंशियल का तो डेरिवेशन तो पोटेंशियल की भी थी ना। कैसे करेंगे? आइए बहुत ज़्यादा सोचिए मत, हम बताते हैं कैसे करेंगे। अगर आपने पोटेंशियल की डेरिवेशन नहीं की है तो घबराइए बिल्कुल मत, कोई इतना बड़ा वो नहीं है इसमें। लीजिए डायपोल ले लिया मैंने, एक AB जिसकी लेंथ हो गई 12, इसकी तरफ नेगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज। सेंटर हो गया R डिस्टेंस दूर पॉइंट P हो गया। पॉइंट P आप देख सकते हैं कि परपेंडिकुलरली ऊपर है, तो ये पॉइंट P कैसा पॉइंट है? इक्वेटोरियल पॉइंट है। पूछ रहे हैं कि वहां पर टोटल पोटेंशियल कितना होगा। पहले ये बताइए कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा? बराबर ही होगा ना। अगर इसको P बोले तो भाई
AP इज इक्वल टू BP होगा कि नहीं होगा? होगा, डेफिनेटली होगा। कितना होगा? अगर ये L है तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। इसकी वजह से पोटेंशियल निकालते हैं VA, किसकी वजह से? ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। कहां पर? P पॉइंट पर। क्या आ जाएगा ये? -1/4πε0 क्यू बाई अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। भाई इसकी वजह से यहां पर यही तो पोटेंशियल होगा, 1/4πε0 क्यू बाई R होता है ना फॉर्मूला। तो चूंकि चार्ज यहां नेगेटिव है तो मैंने माइनस लगा लिया, क्योंकि आप जानते हैं चार्ज के नेगेटिव पॉजिटिव होने से पोटेंशियल भी नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, आओ क्या करोगे अब? क्या करेंगे? फिर निकालो पोटेंशियल कहां पर? एट P, किसकी वजह से? ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। कहां रखा है? B पर। तो पोटेंशियल का नाम VB, BB नहीं VB। क्या होगा? 1/4πε0 क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। एज पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो अभी हमने नेट पोटेंशियल निकालने के लिए अलजेब्रिक सम किया था। तो चलिए टोटल पोटेंशियल निकाल लीजिए। टोटल पोटेंशियल कहां पर? P पॉइंट पर। V क्या हो जाएगा? VA प्लस VB। श्रीमान जी, जब वैल्यूज को पुट करके आप देख रहे हैं तो आपकी आंखों के सामने एक बहुत ही चमत्कारिक चीज दिखाई दे रही है, और वो ये है कि भैया जी आंसर कुछ जबरदस्त आने वाला है। मैं सामने से हटूंगा नहीं, अभी पहले पूरा कर लूं। तो पोटेंशियल एट P 0 आ गया एक डायपोल की वजह से। यही तो सबसे बड़ा कंसेप्ट था। क्यों? देख सकते हैं आप, इस पर कितना पोटेंशियल होगा इसकी वजह से, ये इस पर कितना पोटेंशियल होगा इसकी वजह से, सेम उतना ही होगा, लेकिन चार्ज इसका नेगेटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, इसका पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। अलजेब्रिक सम जब करने जाओगे तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो नेट 0 हो गया। तो किसी इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से उसके इक्वेटोरियल पॉइंट पर पोटेंशियल 0 होता है, लेकिन एक्सियल पर 0 नहीं होता। एक्सियल पर 0 नहीं होता, वहां पर तो आपको फॉर्मूले कैलकुलेट करके निकालने पड़ेंगे, बड़ी चीज नहीं है। अगर आपसे एक्सियल पे पूछता तो आप पहले इसकी वजह से यहाँ का पोटेंशियल निकालते, फिर इसकी वजह से निकालते। अब चूंकि ये डिस्टेंस कम है तो ये पोटेंशियल बड़ा होता, ये डिस्टेंस ज्यादा है तो पोटेंशियल कम होता, तो दोनों का ऐड करने जाते, वही फिर माइनस हो जाता, लेकिन 0 नहीं आता उसका। ठीक है ना, इसका 0 नहीं आता। इसका 0 क्यों हो गया? क्योंकि भाई दोनों का डिस्टेंस बराबर था, चार्ज बराबर था, तो पोटेंशियल बराबर आ गया, खत्म। चले, मजा आ गया? चलो आओ एक और सवाल, आखिरी सवाल, फिर हम आपको अगली वीडियोस में मिलेंगे कुछ और बढ़िया कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, एक पूरी सीरीज हम कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की, इस जो अभी हम यूनिट कर रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड फ्लक्स, इसकी पूरी एक सीरीज, कम से कम 7-8 वीडियोस की सीरीज आपके बीच में लाएंगे। तो स्टे ट्यून्ड, बने रहिए हमारे साथ। सवाल 2016 का है, आसान क्वेश्चन है, जल्दी निपटाएंगे इसको, वीडियो लंबी ना हो, नहीं तो बोर हो जाते हैं आप लोग। सवाल 2016 का है, कहते हैं कि यहां पर माइनस क्यू चार्ज है, यहां पर प्लस क्यू चार्ज है, इसकी लंबाई 2L है। अब ये मैं बताऊं कि क्या है ये? अरे भाई डायपोल तो है, ए भी नाम है इसका। अच्छा, कह रहे हैं कि ऊपर जहां पर लाइन खत्म हो रही है ना, वहां पर एक पॉइंट ले लो, ए ले लेते हैं, ये लो। एक पॉइंट नीचे ले लो, बी लो, ले लिया। अब कह रहे हैं कि एक पॉइंट चार्ज को, ये कह रहे हैं कि एक चार्ज Q है, यहां पर एक चार्ज Q है, इसको मूव किया है A से पॉइंट B तक। ठीक है, A से B तक मूव किया है। हाँ, डायपोल मोमेंट दे रखा है, इसका डायपोल मोमेंट P है, ये भी दे रखा है भाई मेरे। और इन्होंने कहा है कि फाइंड द वर्क डन इन दिस प्रोसेस, और इसको जो मूव किया है तो विदाउट एक्सीलरेशन किया है। तो फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन इन मूविंग द चार्ज Q फ्रॉम A टू B, और कैसे मूव किया है? विदाउट एक्सिलरेशन। अरे बाप रे बाप, क्या करें इसमें? चलो कोई बात नहीं, हम बताते हैं क्या करें। वर्क डन निकालना है, डायपोल दे रखा है, तो चलो ऐसा करते हैं। वी नो
भाई V इज इक्वल टू W बाई क्यू नॉट होता है, तो मैं Q ले लूंगा इस बार। क्यों Q ले लूंगा? क्योंकि देखो जब हम इसके पोटेंशियल की डेफिनेशन लेते थे तो चार्ज होता था यूनिट पॉजिटिव, इस बार चार्ज है Q। अभी ठीक इसके पिछले क्वेश्चन में अगर आप गए, आप देख सकते हैं ये पॉइंट कहां पर है, इक्वेटोरियल पॉइंट पर है। ये पॉइंट कहां पर है, इक्वेटोरियल पॉइंट पर। और इक्वेटोरियल पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होता है, 0। तो ये 0 हो गया, 0 हो गया, वक्तन 0 हो गया, खत्म, सवाल खत्म हो गया। लेकिन स्टेटमेंट लिख देता हूं, ठीक है। चलिए, एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0 एट इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है, एंड क्यू चार्ज इज मूव्ड along the equatorial line, so उससे क्या होगा, so there is no change in potential। भाई मेरे, no change in potential, क्योंकि वर्क डन क्या होता है, पोटेंशियल में चेंज तो होता है। अब यहां भी पोटेंशियल 0 था, यहां भी पोटेंशियल 0 था, इक्वी पोटेंशियल सरफेस नहीं बन गए। और इक्वी पोटेंशियल सरफेस से वर्क डन कैसा होता है, 0। सो VA माइनस VB इज 0 हो गया। तो चलिए VA माइनस VB इज इक्वल टू W बाई क्यू कर लीजिए। पोटेंशियल में डिफरेंस 0 हो गया था, तो इसको 0 डाल दीजिए। और वर्क डन कितना निकल करके आ गया मेरे भाई, 0 आ गया। तो 2016 के इस सवाल में आपको अगर आप सही करके आते पूरे नंबर मिलते, वरना आपको उतने नंबर मिलते जितना कि वर्क डन है, ठीक है। तो ये था हमारे पास आज का कुछ सेलेक्टेड, अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके बीच में लाएंगे, कुछ सेलेक्टेड आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड, केवल पोटेंशियल से रिलेटेड कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स। बने रहिए चैनल पर, आपको और बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल पे अपना सब्सक्रिप्शन बटन दबाएं, चैनल पे लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।